इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन क्लास 10th जो आपको दी गई है। उनमें भूमि संसाधन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह भूगोल का पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हम लोग जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी के विषय में पढ़ा था भूमि संसाधन के अंतर्गत। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लेटेराइट मिट्टी। और यहाँ जो दिख रहा है आपको सामने में, यह जो फिगर है ये लेटेराइट मिट्टी का है। और यह लेटेराइट मिट्टी के विषय में जानेंगे हम लोग कि यह लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कितने हेक्टेयर में पूरे भारत में जो हम इसका फैलाव है, कितने हेक्टेयर भूमि में है, और उसके बाद किस किस क्षेत्र में यह मिलता है, इसका निर्माण कैसे होता है। लेटेराइट मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और फिर मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेटेराइट मिट्टी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो इंडिया का मैप आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए ऊपर में ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो आप दिखाई दे रहा है, ये जो आप दिखाई दे रहा है ऊपर में जम्मू कश्मीर है। और इस इलाके में आपको जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। ये तीन साइड जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाके में आपको कौन सा मिलने वाला, फॉरेस्ट माउंटेन एरिया है। चूंकि ये माउंटेन एरिया है इसलिए यहाँ माउंटेन यानी पर्वतीय मिट्टी मिलने वाला है। और ये पर्वतीय मिट्टी हमारे देश के न केवल इस राज्य में मिलता है, वरन यहाँ देखिए सिक्किम भी है, सिक्किम में भी मिलता है, और कुछ पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी मिलता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जो पर्वतीय मिट्टी है हमारे उत्तरी साइड में, उत्तरी पूर्वी साइड में ही मात्र मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं क्योंकि यह पर्वतीय मिट्टी पर्वत इलाके में होते हैं। और पर्वतीय इलाका हमारे देश का कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर है, आप ये देखेंगे इस साइड जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है, और इधर देखते हैं हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। ये इन सारे राज्यों में, उसके बाद सिक्किम में, यहाँ सिक्किम है, उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग है, और फिर साइड साइड अरुणाचल प्रदेश के भी है। तो इस प्रकार से पर्वतीय मिट्टी के विषय में आप समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, एलुवियल मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इससे होकर के यहाँ से कैलाश पर्वत रेंज से कुछ नदियां निकलती है, जैसे सतलज नदी निकलती है, जैसे सिंधु नदी अगर कहें तो सिंधु नदी भी कैलाश रेंज के निकट से ही निकलती है। तो और अगर बात करें यहाँ जो गंगा नदी इधर से बहती हुई आती है और असम की ओर आती है, फिर जो उत्तराखंड से निकलती है, और जो यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी भी इसी क्षेत्र से निकलती है। और ये जो है आकर के क्या होता है, यहाँ इलाहाबाद के नजदीक जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये इलाहाबाद में इस तरह से मिल जाती है। तो गंगा यमुना से होकर के, जो गंगा यमुना उधर यहाँ से जो निकलती कैलाश रेंज से, इधर से अरुणाचल प्रदेश से होकर के एंट्री करती है। क्या एंट्री करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है हमारे देश में। और एंट्री करती है तो कह सकते हैं कि यह जो रीजन है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से नदियों द्वारा जो बना हुआ रीजन है, इस रीजन में भी जलोढ़ मिट्टी होने की अधिक संभावना इसलिए होती है कि जलोढ़ मिट्टी का मतलब ये तो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी। तो यहाँ से निर्मित इसलिए इस इलाके में क्या है, मैदानी भाग है अधिक से अधिक। ठीक है, और ये आपको पता चल गया कि यह किस किस राज्य में मैदानी भाग होगा। तो यह मैदानी भाग आपको देख लीजिए, यह पंजाब में हो सकता है, और उसके बाद कहाँ हो सकता है, तो हरियाणा में हो सकता है, उत्तर प्रदेश, यहाँ आपको दिल्ली में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, बिहार में हो सकता है, थोड़ा झारखंड का जो उत्तरी भाग है वहां हो सकता है, फिर पश्चिम बंगाल का कुछ भाग हो सकता है। चूंकि यह पश्चिम बंगाल में इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यह जो नदियां हैं पश्चिम बंगाल से होकर के बांग्लादेश में एंट्री करती है। और उसके बाद जो एमपी का जो उत्तरी साइड है, यह एमपी का उत्तरी साइड है, इसलिए एमपी के उत्तरी साइड में भी मिलेगा ना, एमपी के उत्तरी साइड में, वरन राजस्थान के कुछ पार्ट में भी यह जलोढ़ मिट्टी दिखाई दे रहा है। उसके बाद या गुजरात में भी, यहाँ जो देख रहे हैं गुजरात में भी। इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी इस इलाके में तो है ही, इनके साथ साथ ये जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ देख रहे हैं ये साइड इलाके में। अच्छा, ये साइड इलाके में इसलिए भी है क्योंकि इधर से निकलने वाले जो कुछ नदियां, जैसे महानदियां है, महानदी निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदी निकलती है। तो इधर से जो निकलती है, तो चूंकि यह आपका कौन सा घाट है, यह आपका है पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट है। भारत का जो यह भाग है हम आपको बता दें, यह भाग उत्तरी भाग है या पश्चिमी भाग है, सॉरी यह उत्तरी भाग है या दक्षिणी भाग है, इधर पूर्वी भाग, और यह पश्चिमी भाग है, या पूर्वी घाट है या पश्चिमी घाट है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके विषय में भी समझ में आए। इधर जो देख रहे हैं यह बंगाल की खाड़ी है, इधर जो देख रहे हैं यह क्या है, अरेबियन सी है, और नीचे में क्या है, हिंद महासागर है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो गोदावरी हो, महानदी हो, ये सारे
ये जो है बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो इससे होकर के जो इसके नदी के साथ जो नदी के पानी के बहाव के साथ जो मिट्टियां इनके साथ आती है, तो इस इलाके में डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करने वाला जो क्षेत्र है, ये डेल्टा का निर्माण करने वाला चूंकि क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ क्या है, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है और जलोढ़ मिट्टी मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तटीय भाग, किसका तटीय भाग, उड़ीसा का तटीय भाग कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश का तटीय भाग कह सकते हैं, तमिलनाडु का तटीय भाग कह सकते हैं। तो ये तमिलनाडु का तटीय भाग है। इसलिए इन भाग में हम क्या देखते हैं, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है, तटीय भाग है, जहां जाकर के वो जो क्या कहते हैं कोस्टल रीजन है, इसलिए वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल को विसर्जित करती है। तो इसलिए यहाँ और डेल्टा का निर्माण करती है इस साइड में, इसलिए यहाँ क्या है, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। तो आपने एलुवियल मिट्टी के विषय में भी समझ में आ गया आपको। उसके बाद इसमें रेड एंड लाल और पीली मिट्टी है। ये सारे रीजन जो देख रहे हैं लाल और पीली मिट्टी की है। और लाल और पीली मिट्टी क्या है, कैसे निर्माण होती है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चूंकि इस वीडियो में हम लेटेराइट मिट्टी के विषय में पढ़ रहे हैं, तो लेटेराइट मिट्टी के विषय में जानना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, इस पूरी मिट्टी को विषय में थोड़ा थोड़ा करके आपको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश किया। आप देखिए इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी के विषय में आपको बता दें किस किस रीजन में पाया जाता है। लाल मिट्टी आपको ये उड़ीसा वाला क्षेत्र में, उत्तराखंड वाले, यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। उसके बाद एमपी में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद आप देखिए तेलंगाना के कुछ पार्ट में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद केरल में मिलेगा, कुछ केरल का कुछ पार्ट से केरल में मिलेगा। उसके बाद तमिलनाडु में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भी मिलेगा, कुछ भाग कर्नाटक के कुछ भाग में मिलेगा। तो ये सारे इस रीजन में, ये जो है लाल मिट्टी का रीजन है, ठीक है। तो ये आपके लाल मिट्टी हो गए। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करें, लेटेराइट मिट्टी की बात करें, आज जो आप इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी की अगर बात करें तो यह लेटेराइट मिट्टी जो है आपको कहां मिल रहा है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है आपका, ये जो देख रहे हैं ये इस तरह से साइड में बना हुआ है, इस रीजन में लेटेराइट मिल रहा है, यहाँ इस रीजन में लेटेराइट मिल रहा है, और इस रीजन में लेटेराइट मिल रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं छोटा छोटा ये भाग, इस भाग में लेटेराइट मिट्टी आपको यहाँ मिल रहा है। ये सारे लेटेराइट मिट्टी का पार्ट है। तो लेटेराइट मिट्टी क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, और लेटेराइट मिट्टी हमारे भारत के कितने भूभाग में फैला हुआ है, इनके विषय में, लेटेराइट मिट्टी के विषय में समझेंगे आज के वीडियो में। जबकि ब्लैक मिट्टी की बात करें, ब्लैक सॉइल की बात करें, यानी काली मिट्टी की बात करें, तो ये डेक्कन का प्लेट्यू है, जिसमें ब्लैक सॉइल अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। डेक्कन की प्लेट्यू की, यानी दक्कन की प्लेट्यू पठार की बात करें तो यहाँ दक्कन का जो पठार है, यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। उसके बाद ये गुजरात का कुछ पार्ट है, इधर थोड़ा सा अगर कहें तो राजस्थान का कुछ पार्ट है, ये महाराष्ट्र है, या कर्नाटक है, और ये एमपी का कुछ भाग है। इन सारे एरिया में जहां तक यहाँ भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे एरिया में आपको क्या मिल रहा है, ब्लैक सॉइल मिल रहा है। और एरिड रीजन की बात करें, यानी शुष्क प्रदेश, यानी शुष्क क्षेत्र की बात करें, तो शुष्क क्षेत्र यानी रेगिस्तानी पार्ट की बात करें तो रेगिस्तानी पार्ट इधर है, यह आपका राजस्थान का पार्ट है। और कुछ क्षेत्र गुजरात में भी आ जाता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यह एरिड रीजन जो है कहाँ मिलेगा आपको, एरिड रीजन मैंने शुष्क क्षेत्र यानी रेगिस्तानी पार्ट कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा। तो इससे आपने ये देखा या आपने ये समझा कि कहाँ हमारे देश में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अब हर एक मिट्टी के विषय में अलग अलग तरह के वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लेटेराइट मिट्टी पढ़ते हैं, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण, विस्तार आदि के विषय में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन 1, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन बी, इस मिट्टी का निर्माण शैलों अर्थात पत्थरों के टूटने से हुआ है। सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है मानसूनी जलवायु की आर्द्रता मतलब ये होता है कि आपने देखा कि बारिश का भी मौसम आ जाता है, और ड्राइएस्ट एरिया मतलब सूखापन का भी अनुभव आपको होता है। बिल्कुल गर्मी के मौसम में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा मौसम जो होता है बिल्कुल शुष्क होता है, और उसी मौसम में आर्द्रता होती है। जैसे अभी उसी मौसम में बरसात हो जाता है, और वर्षा ऋतु में आप देखेंगे आर्द्रता की माहौल बना रहता है। तो ये आर्द्रता और शुष्कता का जो जलवायु होता है, इसी के क्रमिक परिवर्तन यानी कंटिन्यूअस, जब यह काम चलते रहता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, जब यह काम कंटिन्यूअस रहता है
जैसे अगर हम कहें लेटेराइट मिट्टी की, लेकिन यह विशेष रूप से उस क्षेत्र की बात कहा जाता है जहां क्या होता है, पहाड़ी इलाका होता है, ऐसे इलाका की बात कही जा रही है, वहां आर्द्रता और शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन होने लगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो इस मिट्टी का निर्माण शैलों अर्थात पत्थरों के टूटने से हुआ। अच्छा, इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? शैलों मतलब पत्थरों के टूटने से हुआ। तो मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन में आप अंडरस्टैंडिंग कर लिए होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में असत्य कथन है, यानी लेटेराइट मिट्टी जो है इसके संबंध में कौन सा कथन, इसमें से नीचे दिए गए कथन में कौन सा असत्य है? यह मिट्टी तीव्र निक्षालन का परिणाम है, इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है, सी अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें यह निक्षालन क्या होता है और अपक्षय क्या होता है, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। अपक्षय का क्या अर्थ होता है? अपक्षय को इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। कहने का अर्थ यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो पृथ्वी की सतह पर जो ये चट्टान आप दिखाई दे रहा है, अच्छा, इसमें अगर क्या होता है, टूट फूट होता है, यह अपर्दन से अलग होता है। अपर्दन मतलब अलग, मतलब मिट्टी का उसमें से जो टूट फूट से अलग हो जाता है, चट्टाने अगर टूटने फूटने लगे और अलग होने लगे तो इसको हम अपर्दन कहते हैं, क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भू पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। तो उस यहाँ देखो क्या कह रहा है, अपक्षय, उसी को क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी के सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, उसी को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप अपक्षय या वेदरिंग से का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। इस फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ जो चट्टान है किस प्रकार से टूट करके, यानी अपर्दन यहाँ अपक्षय का कारण बना है, और मिट्टी जो है निर्माण अपर्दन का कारण भी होता है। ठीक है, तो यह देख रहे हैं किस प्रकार से चट्टान टूटा है। अगला हम देखते हैं निक्षालन क्या है। तो निक्षालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठक, निक्षालन क्या होता है? तो प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो मिट्टी जो होता है, मिट्टी में जो विद्यमान घुलनशील संगठक पानी में घुल जाते हैं, जो विद्यमान होते हैं मिट्टी में, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, वो जाकर के क्या होता है, मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठक है पानी में घुल जाते हैं। कहाँ घुल जाते हैं? तो मिट्टी में ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, बिल्कुल घुल जाते हैं, और रिश्ते हुए पानी के साथ मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। वह रिश्ते हुए कहाँ चले जाते हैं? सीधे नीचे के, जैसे बालू पर आप जब रखें पानी, तो पानी क्या हो जाता है, बालू से होते हुए नीचे की ओर चला जाता है। तो कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं मिट्टी में, ऐसे भी तत्व होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ ही क्या हो जाता है, नीचे स्तर में चला जाता है। ऐसी प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। ठीक है, तो निक्षालन और अपक्षय आपको समझ में आ गया होगा। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में असत्य कथन है। क्वेश्चन है, यह मिट्टी तीव्र निक्षालन का परिणाम है, इसमें ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य कथन को पहचानना है, तो यह मिट्टी तीव्र निक्षालन का परिणाम है, इसमें ह्यूमस की मात्रा, यहाँ लिखा है प्रचुर मात्रा में होती है, तो यहाँ ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा नहीं, नगण्य होती है, बिल्कुल इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती। नगण्य मतलब बिल्कुल नहीं होती है, जबकि ऑप्शन बी में लिखा है कि प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए क्या है, ऑप्शन बी गलत है। अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी सच में क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। अपक्षय तो आप समझ में आ गया होगा कि टूट फूट के होने से क्या हो जाता है, लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। तो चट्टानों के टूटने फूटने से होता है निक्षालन, तो आप समझ में आ गया कि मिट्टी में जो कण होते हैं वो जल के साथ घुल करके नीचे की ओर, नीचे के स्तर तक चले जाना निक्षालन कहलाता है। और अपक्षय भी समझ में आ गया कि चट्टानों के टूटने फूटने से जो पदार्थ जो निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आप नंबर 35 लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पीछे वाले नंबर आप देख रहे थे 1 2, ये 1 2 नहीं, यह आपको 33 है, 34 है, क्योंकि मिट्टी संसाधन जो पढ़ रहे हैं उसमें अब तक पिछले वाले वीडियो में 33 नंबर तक के 32 नंबर तक के क्वेश्चन तक आए थे, और ये 33 है या 34, इसलिए यहाँ 35 लिखा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। लेटेराइट मिट्टी से संबंधित क्षेत्र नहीं है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां लेटेराइट मिट्टी नहीं है? तभी आपको हम मैप के जरिए बताया था कि लेटेराइट मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन से नहीं हो सकते हैं। यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि दक्षिण भारत के जैसे महाराष्ट्र,
कर्नाटक हुआ, और उसके बाद कुछ भाग जो है केरल का, उनके बाद आपको बता दें कुछ भाग तमिलनाडु का भाग है। तमिलनाडु के भाग में भी आपको, तमिलनाडु और तेलंगाना के भाग में भी कुछ कुछ पार्ट्स में क्या है, इस तरह की मिट्टी पाए जाते हैं। ये सारे भाग जो हैं आपको किस तरह के भाग हैं, तो यह सारे भाग पठारी भाग है, इसलिए हम यह कह सकते हैं यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है यह मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा के क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा के क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन क्या है, ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देख क्या ऑप्शन है, लेटेराइट मिट्टी से संबंधित क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा नहीं है, क्या है, तो ऑप्शन इसमें होगा डी। इसलिए होगा डी क्योंकि यह जो है आपने पहले नंबर के क्वेश्चन में आपने देखा था आर्द्रता और शुष्कता से बनता है। यानी आर्द्रता के लिए क्या चाहिए, मौसम में आर्द्रता के लिए क्या चाहिए, बारिश का होना बहुत जरूरत है। अगर बारिश बराबर होता रहा तो मौसम में आर्द्रता होगा, और बारिश हो करके तुरंत शुष्कता में आ जाए यानी तुरंत गर्मी का मौसम आ जाए तो ऐसे क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र हम आपको दक्षिण भारत के विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह पहाड़ी इलाका भी है, वहां चट्टान के टूटने फूटते भी हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि यह जो दक्षिण भारत का जो कुछ इलाके हैं, यह मिट्टी उच्च तापमान, वहां उच्च तापमान भी अधिक वर्षा भी होता है। क्या होता है, अधिक वर्षा भी होता है। और जैसे जब मानसून हमारे यहाँ हमारे भारत में प्रवेश करता है तो मानसून जैसे ही प्रवेश करता है तो केरल से होकर के हमारे क्षेत्र में आता है। तो केरल और से होकर के अगर आता है तो केरल का इलाका जो है लेटेराइट मिट्टी से संपर्क रखेगा, क्षेत्र वह जो है संबंधित होगा। मैं ये वर्षा की बात जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे कि वर्षा से संबंधित क्या है मैटर। और यह मिट्टी तब हम बता सकते हैं उच्च तापमान और अधिक वर्षा। उच्च तापमान मतलब क्या हो गया, शुष्कता। अधिक वर्षा का मतलब हुआ आर्द्रता। तो या तो सही बात है, जहां उच्च तापमान या आर्द्रता शुष्कता होगा यह मिट्टी मिलेगी। पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था हमने, ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। तो सच में यह ऋतुवत भारी वर्षा होगा तब तो मौसम में आर्द्रता आएगी। ऊंचे सपाट अपर्दित भी होता है, चट्टान का अपर्दन होता है, और यह मृदा इसी से निर्माण होता है। क्योंकि वर्षा होगी तो मिट्टी का मतलब चट्टानों का अपर्दन होगा, चट्टान का टूट फूट तो वर्षा के कारण हो सकती है या होती है, तो इसके कारण क्या होगा, यह मिट्टी का निर्माण हो सकता है। मैं डी नंबर के ऑप्शन में लिखा है, मैंने लिखा है 100 सेंटीमीटर से, या ऑप्शन में दिया गया 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। जब 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तब समझिए उस क्षेत्र में क्या है, शुष्कता है। केवल और केवल शुष्कता ही हो सकती है, आर्द्रता तो ज्यादा मात्रा में नहीं हो सकती, और फिर वहां निर्माण नहीं होगा। इसलिए यह कथन जो दिया गया डी का, यह गलत है, यह ऑप्शन गलत है। तो लेटेराइट मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा नहीं है, यह भी आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर में, लेटेराइट मिट्टी का वर्गीकरण किन रूप में नहीं होता है। यानी लेटेराइट मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है, किन किन रूप में किया जाता है इसके विषय में बता दें। तो यह जो ऑप्शन दिया गया है, लाल लेटेराइट मिट्टी में किया गया है वर्गीकरण, सफेद लेटेराइट मिट्टी में किया गया, काला लेटेराइट मिट्टी में किया गया, भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी में किया गया। तो किन रूपों में नहीं किया गया, तो मैं आपको इसका बता दूं आंसर क्या होगा। तो लेटेराइट मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है, मैं आपको बता दूं इसमें से काला लेटेराइट मिट्टी में नहीं किया गया, लाल लेटेराइट में किया गया, सफेद लेटेराइट में और भूमिगत जलवायु लेटेराइट में किया गया। मैं आपको फिगर के जरिए समझाता हूं। यह जो आप फिगर देख रहे हैं यह भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी है। उनके बाद नेक्स्ट फिगर जो आप देख रहे हैं यही है सफेद लेटेराइट मिट्टी, और ये देख जो रहे हैं आप यही है लाल लेटेराइट मिट्टी। इस प्रकार से 3 प्रकार के लेटेराइट मिट्टी में वर्गीकरण किया गया है। लेटेराइट मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन है 37 नंबर में, गहरी लाल लेटेराइट उर्वरता कम होती है, सफेद लाल, अभी जो आपने देखा था क्वेश्चन में, तो वह जो गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी है, सफेद लेटेराइट मिट्टी है, भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी है, इन सब के विषय में कुछ यहाँ लिखा गया है। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में उर्वरता कम होती है कहा जा रहा है, सफेद लाल लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा। और इनमें लिखा है भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ देख लिखा हुआ है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है, और सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में बांटा गया है।
यहाँ लिखा है गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में लोह ऑक्साइड तथा पोटास की प्रचुरता होती है, इसकी उर्वरता कम होती है। तो गहरी लाल लेटेराइट की मिट्टी की जो उर्वरता होती है वह कम होती है, जबकि सफेद लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता सबसे कम होती है। उनकी कम होती है, इनमें क्या है, सबसे कम होती है सफेद में, जबकि लाल, यहाँ जो भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी की बात करें, यह काफी उपजाऊ होती है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी है जो कम होती है, जिसमें उपजाऊ क्या होता है, कोई भी फसल उपजाते हैं वह कम होता है, उसमें उर्वरता कम होती है तो उपजाऊ भी कम होगा। जबकि सफेद की बात करें तो सबसे कम होती है, यानी काफी सफेद सबसे क्या होता है, कम होता है। सफेद लेटेराइट में उर्वरता कम होगी तो कम उपजाऊ भी होगा। तो इस प्रकार से आप सफेद लेटेराइट, गहरी लेटेराइट मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी के कुछ विशेष भाग को आपने देखा। यहाँ सबसे, यहाँ छूट गया, यहाँ लिखना होगा अधिक। क्या लिखना होगा, अधिक। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन गलत है आपका, असत्य कौन सा, बी है, क्योंकि गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, कम होती है, जबकि सफेद लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता सबसे कम होती है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, अधिक होती है। और भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी की काफी उपजाऊ होता है, तो यह तो सही है, यह भी सही है, और यह क्या है, बी नंबर का ऑप्शन क्या है, अधिक है। यहाँ क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, इसलिए यह बी का जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, क्वेश्चन में है लेटेराइट मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्यों होता है लेटेराइट मिट्टी का लाल, तो ऑप्शन में ए में दिया है एल्युमिनियम और लोह ऑक्साइड के कारण, जीवांश या ह्यूमस के कारण, टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण, या इनमें सभी, इन सभी के कारण लेटेराइट मिट्टी लाल रंग होता है, लाल रंग होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा एल्युमिनियम और लोह के ऑक्साइड के कारण इसका क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। जीवांश के कारण या ह्यूमस के कारण नहीं, टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण तो काला हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम और लोह ऑक्साइड के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित सही कथन पर विचार करें। यह मिट्टी कृषि के लिए अधिक उर्वर नहीं होती है, क्या यह मिट्टी कृषि के लिए अधिक उर्वर नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इस मिट्टी में खाद और उर्वरक की मात्रा कम डालनी पड़ती है। यह मिट्टी गन्ने की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो क्वेश्चन है कथन पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, केवल एक ऑप्शन सही है, या ए बी दोनों सही है, सी में केवल सी सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो मैं आपको बता दूं केवल ए सही है, यानी केवल ए, एक नंबर का आंसर होगा। अच्छा, क्यों होगा, क्यों, यह मिट्टी जो होता है कृषि के लिए अधिक उर्वर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अधिक चीजें, क्योंकि यह अधिक उर्वर नहीं होती है, क्योंकि लाल लेटे, अभी गहरी लेटेराइट की मिट्टी के विषय में आपने पढ़ा कि वह कम उर्वर होती है, जबकि सफेद लेटेराइट मिट्टी सबसे कम उर्वर होती है उसमें। और उसके बाद जो आपने पढ़ा लाल लेटेराइट मिट्टी, वह काफी उपजाऊ होती है, यानी कुछ कुछ फसल, सारे तरह की मिट्टी जो लेटेराइट मिट्टी में वो उपजाऊ नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अधिक उर्वर नहीं होती, अधिक उपजाऊ नहीं होती है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इस मिट्टी में खाद और उर्वरक की मात्रा कम डालनी पड़ती, बिल्कुल नहीं, यदि उपजाऊ नहीं है तो खाद डालना अधिक पड़ेगा, इसलिए यहां लिखा है कम डालनी पड़ती, इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। और सी में जो दिया गया, यह मिट्टी गन्ने की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो यह गन्ने की फसल के लिए अधिक उपजाऊ, या यहाँ इस मिट्टी में गन्ना का फसल नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे में कौन सा क्वेश्चन है 40 नंबर में, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो ऑप्शन क्या होगा, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी। तो मैं आपको बता दूं कि काजू के लिए लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, लेटेराइट मिट्टी की। किस प्रकार का फसल लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है, क्वेश्चन है किस प्रकार का फसल लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। तो किस प्रकार का फसल, चाय, कॉफी, काजू, इनमें सभी। तो मैं आपको बता दूं चाय, कॉफी, काजू सभी होंगे, यानी इनमें सभी आंसर होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता यहां तक में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.